सांख्य योगा फिलॉसफी। पहले हम सांख्य के बारे में बात करेंगे, फिर योगा के बारे में बात करेंगे, इसलिए दोनों साथ पढ़ेंगे, ठीक है। तो चलिए सांख्य के बारे में पहले बात कर लेते हैं। देखिए सांख्य क्या है। सांख्य की पहले शुरुआत जान लीजिए, हिस्ट्री जान लीजिए थोड़ी सी। और ये सही समय है कि इसको पढ़ा जाए, क्योंकि ये जो सांख्य आया है ये लेटर वैदिक एज में ही आया हुआ है, इसीलिए मैं सारे लेटर वैदिक एज की फिलॉसफी बता दे रहा हूँ। समझ में आ रहा है सर? सर जी? यस सर। हाँ yes, तो इसीलिए मैं पहले ही बता दे रहा हूँ, अभी आपको पता चल जाएगा कि सांख्य कब आया। इसकी थोड़ी हिस्ट्री जान लेते हैं। देखिए सांख्य फिलॉसफी जो था वो बेसिकली उनके जो प्रवर्तक माने जाते हैं वो है कपिल मुनि। अगर आपने थोड़ा सा गीता पढ़ा होगा जिंदगी में तो याद करिए, उसमें श्री कृष्ण कहते हैं कि मैं ऋषियों में कपिल हूँ, कपिल मुनि हूँ। श्री कृष्ण जब अर्जुन से बात कर रहे होते हैं तो कहते हैं, अर्जुन कहते हैं कि पार्थ कहते हैं कि केशव मुझे आपका स्वरूप समझ में नहीं आ रहा है। तो कहते हैं मैं तीनों त्रिकालदर्शी हूं, मैं ब्रह्मांड का रचयिता भी हूं, सृष्टि चिकार भी हूं, और मैं इसे विध्वंस भी कर सकता हूं, ठीक है। और मैं ऋषियों में एक कपिल मुनि हूं, गीता में जिक्र मिलता है कपिल मुनि का, समझ लो। ऋषियों में सर्वश्रेष्ठ कपिल मुनि हूं, श्री कृष्ण बोलते हैं अपने आप को। आप सोचिए कि कपिल मुनि का क्या महत्व है। कहते हैं ऋषियों में श्रेष्ठ, मैं अगर तुम मुझे ऋषि ढूंढते हो तो मैं ऋषियों में श्रेष्ठ कपिल मुनि हूं, गीता में जिक्र मिलता है इनका। अब आप सोचिए कि कपिल मुनि क्या रहे होंगे अपने टाइम के, समझ में आ रहा है? तो हिस्ट्री में कपिल मुनि का बहुत बहुत बड़ा ही कॉन्ट्रीब्यूशन है, मतलब अगर आप हिस्टोरिकल पर्सपेक्टिव से देखें। और कपिल मुनि जो है वो सांख्य शास्त्र के, सांख्य जो है सांख्य फिलॉसफी के प्रवर्ता हैं, उन्होंने ही सांख्य फिलॉसफी दिया है। पर सबसे बड़ी प्रॉब्लम यहाँ पर क्या है कि ये कपिल मुनि जो थे वो 700 बीसी के थे, उस समय में लेटर वैदिक एज चल रहा था। तो इनकी जो बुक थी जिनका नाम है सांख्य प्रवचन सूत्र, सांख्य प्रवचन सूत्र, ये सर जी गायब हो गया, मतलब ये नहीं मिला है, मतलब है ही नहीं, ये कहीं गायब हो गया ये, समझ में आ रहा? तो सबसे बड़ी दिक्कत यही है। अभी हुआ क्या है कि जो सांख्य प्रवचन सूत्र वो तो हमें मिल नहीं रहा है, तो कपिल मुनि ने अपने शिष्य को दिया होगा, फिर उन्होंने अपने शिष्य को दिया होगा। इस तरीके से शिष्य गुरु शिष्य परंपरा चलते 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 ईश्वर कृष्ण जी के पास आया। ईश्वर, ये गुरु शिष्य के शिष्य के शिष्य ईश्वर, उनके शिष्य का नाम है ईश्वर कृष्ण, मतलब गुरु शिष्य परंपरा परंपरा चलता है ना, गुरु हुए, उनके शिष्य हुए, फिर उनके शिष्य हुए, उनके शिष्य हुए। तो थर्डवे नंबर पे जो थे वो ईश्वर कृष्ण जी थे। ईश्वर कृष्ण जी थे, ये करीब करीब 300 बीसी में ये रहे होंगे, एक एस्टिमेट माना जाता है। तो अब ओरिजिनल सांख्य प्रवचन सूत्र तो नहीं है, लेकिन ईश्वर कृष्ण जी ने ही सांख्य बेसिकली जो है कारिका करके, जो है सांख्य कारिका, सांख्य कारिका करके एक बुक लिखा है। उसी सांख्य कारिका के बेसिस पर ही हम सांख्य को समझने की कोशिश करते हैं। इसका मतलब आप ये समझ लीजिए कि जो सांख्य हम अभी पढ़ रहे हैं वो कपिल मुनि ने जो दिया है उस सांख्य में 100% मैच नहीं होगा, उसमें थोड़ी बहुत बात ईश्वर कृष्ण जी की अपनी भी होगी। अब अगर कुछ किताबों की अगर हम बात माने तो सांख्य का एक ही भाग कपिल मुनि वाला है, दूसरा भाग ईश्वर कृष्ण जी का अपना है, ऐसा कुछ किताब में बोलते हैं कि 300 बीसी के बाद सांख्य में स्पिरिचुअल एलिमेंट आ जाता है। लेकिन मोर लेस 70-80% बात जो है कपिल मुनि की है। और हम सांख्य फिलॉसफी को, कैटेगोरिकल स्टेटमेंट है सर, प्लीज आप मेरे को गर्दन मत पकड़ लेना, सांख्य फिलॉसफी को सांख्य प्रवचन शास्त्र चूंकि है ही नहीं, तो हम सांख्य करिका के बेसिस पर एक्सप्लेन करेंगे। समझ में आ गया? मैं पहले ही बता रहा हूं ये बातें पूरी एकेडमिक हैं, मुझे इनसे कोई लेना देना नहीं है सर। मैं जो बातें आपकी किताबों में लिखा है मैं उसी के बेसिस पर आपको समझा रहा हूँ। अगर किसी को बुरा लगे या कुछ भी लगे तो उसमें सर मेरे को मत बोलिएगा, मैं आपको बुक भी बोल दूंगा, आप उसमें जाके पढ़ लेना, मेरे को मत पकड़ना, ठीक है। सांख्य करिका के बेसिस पर मैं आपको सांख्य फिलॉसफी समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। समझ में आ गया? देखिए सांख्य फिलॉसफी पढ़ने के लिए ना आपको थोड़ी बहुत एबीसीडी समझना पड़ेगा, तभी आपको समझ में आएगा।
तो एक वर्ड है जिसको हम लोग कहते हैं सत्कार्यवाद। ये समझिए, सत्कार्यवाद। वादा मतलब होता है फिलॉसफी, सत्कार्य, सत्कार्यवाद। देखिए सत्कार्यवाद को अगर हम हिंदी में लिखें तो ऐसे लिखेंगे, सत्कार्यवाद। ठीक है, इसको ऐसे लिखेंगे सत्कार्यवाद। ठीक, ये जान लीजिएगा। ठीक, अब सत्कार्यवाद का मतलब होता है दुनिया में जितनी भी चीजें दिखाई दे रही हैं ये कार्य है। आप हैं, आप हैं, कार्य है। ये क्लास देख रहे हैं, ये कार्य है। समझ में आ रहा है? कार्य किसको कहते हैं? जो मैनिफेस्ट होता है, जो इफेक्ट है, जो दिखाई दे रहा है हम लोगों को। ये दुनिया में ये मोबाइल दिख रहा है मुझे, ये कार्य है। किसी ने किया होगा, वो कार्य दिख रहा है मुझे। समझ लो बात को, कार्य क्या होता है। तुमने पढ़ाई करी है, तुम अपना कार्य कर रहे हो। समझ में आ रहा है? मेरी क्लास देख रहे हो, तुम अपना कार्य कर रहे हो। सत्कार्यवाद का मतलब होता है, कार्य का मतलब होता है कि जो चीजें हमें दिखाई दे रही हैं उसको उसको कार्य कहा जाता है। सत्कार्यवाद का मतलब है कि हमेशा किसी चीज से किसी चीज को बनाया जा सकता है। नथिंग से केवल नथिंग निकल सकता है, जीरो से केवल जीरो निकल सकता है, और वन से वन निकल सकता है। ऐसा कभी भी नहीं हो सकता है कि आप नथिंग से समथिंग निकाल दें। बिल्कुल साइंटिफिक है सर। आप नथिंग से नथिंग ही निकाल सकते हैं, नथिंग से समथिंग नहीं निकाल सकते। ये हमारे आपके बस की बात नहीं है। मेरी बात आप समझ लो मैं क्या बता रहा हूं। नॉन एग्जिस्टेंट चीज से कोई चीज एग्जिस्टेंस में आ सकता है, नहीं आ सकता। हमेशा एग्जिस्टेंस से ही एग्जिस्टेंस चीज में आ सकता है। अगर वहां पे पानी होगा तो आप बर्फ बना पाएंगे, अगर पानी नहीं होगा तो आप बर्फ नहीं बना पाएंगे सर। मेरी बात को ध्यान रखिए। अगर फल होगा तो ही जूस बनेगा, अगर फल नहीं होगा तो जूस नहीं बनेगा। एकदम क्लियर कट अपने दिमाग में बैठ लीजिए। समझ में आ रहा है आपको? तो समथिंग कैन प्रोड्यूस समथिंग, नथिंग कैन प्रोड्यूस ओनली नथिंग। समथिंग तो प्रोड्यूस नहीं हो सकता नथिंग से। यह बात आप समझ में आ गया कि नहीं? ये बात मैं आपको, मेरी बात समझ में आया? अगर x रहेगा तो ही y बनेगा, अगर x नहीं रहेगा तो y नहीं बनेगा। ये बात आप क्लियर कट समझ लीजिए सर। जीरो से आप कुछ नहीं बना सकते हैं। अगर आपको कुछ बनाना है तो आपको कुछ तो चाहिए ही होगा। समझ में आ गया? तो अगर मैं ये कहता हूं कि कुछ से, समथिंग से समथिंग बना रहा हूं मैं, तो इसका मतलब जो समथिंग जो बना है वो कार्य है। आपको मैंने बताया ना, इफेक्ट है। जो दिख रहा है आपको, समथिंग जो बना है वो इफेक्ट है कि नहीं? सर हाँ बोलते रहिए सर, नहीं मैं बोलता रह जाऊंगा सर। आप जो चीज बना हुआ दिखाई दे रहा है वो इफेक्ट है ना। जो आप सब इफेक्ट ही तो है सर, और समथिंग जो हो जाएगा वो कारण हो जाएगा। क्या मैं सही बोल रहा हूं? अरे कारण है इसीलिए कार्य है। अगर कारण नहीं होगा तो कार्य कैसे होगा? ये वैसे ही है जैसे गौतम बुद्ध ने इन्हीं से तो लिया है, कॉज एंड इफेक्ट, प्रतीत समुच्चयवाद। कि कॉज होगा तभी इफेक्ट होगा, कॉज नहीं होगा इफेक्ट नहीं होगा। यही सत्कारवाद है। होगा सर? सर जी, अरे बोलिए यार, तो मैं चिल्लाता रह जाऊंगा यार दिन भर। यस जी सर। कॉज है तभी इफेक्ट है, कॉज नहीं है तो इफेक्ट नहीं है। बोला तो मैंने, अगर तेल है तो दिया है, लाइट है। तेल नहीं होगा, लाइट खत्म हो जाएगा। तो कारण है तो कार्य है। अरे सर, आपके पिताजी हैं तो आप हैं, आपके पिताजी नहीं होते आप ही नहीं होते, बात खत्म हो गई। आप इफेक्ट है, आपके पिताजी कारण है। सर जी समझ में आया सर? यस सर। कारण है तभी कार्य होगा, कारण नहीं होगा कार्य नहीं होगा। समझ में आया सर? अब सवाल उठता है कि आप यही बोलते हो ना कि यूनिवर्स को ईश्वर ने बनाया। हमने तो वेद की फिलॉसफी बात कर रहे हैं ना, हम लोग वेदों की फिलॉसफी बात हो रही है, 6 इंडियन फिलॉसफी वेद के बेसिस पर है ना। तो वेद में तो यही हुआ है कि सृष्टि के रचयिता ईश्वर है, ब्रह्म है। यही है ना सर? यस सर। वेदों में यही बात है ना कि सृष्टि के रचयिता ब्रह्म है, ईश्वर है। ईश्वर बोल रहे हैं ना हम, सृष्टि के रचयिता। ठीक। अब देखो सांख्य यहाँ पे क्वेश्चन करता है। देखो सांख्य क्या बोलते हैं, कपिल मुनि क्या कहते हैं। कहते हैं यूनिवर्स है ना, जिस यूनिवर्स को तुम अभी देख रहे हो वो इफेक्ट है। सही बोल लो भैया। तुम देख रहे हो मिल्की वे गैलेक्सी, ये वे गैलेक्सी, वो वे गैलेक्सी, ये पूरा अर्थ, ये सब इफेक्ट है ना सर।
जी अभी जो तुम देख रहे हो इफेक्ट ही है ना, मैनिफेस्टेशन है ना सर, अपना रूप है। यस सर। अगर कोई इफेक्ट है तो इसके बनने के पीछे कारण होगा। बिल्कुल सर अभी सत्कारवाद बताया तो मैंने सर कि हर कार्य के पीछे कुछ कारण होता है। समझ में आया सर? अगर यूनिवर्स है, अगर यूनिवर्स है तो इसके पीछे बनने के पीछे कारण होगा, और यूनिवर्स खुद एक कार्य है। क्लियर है सर? यस सर। तो कारण दो तरह के होते हैं, एक होते हैं निमित्त कारण और दूसरे होते हैं उपादान कारण। बिल्कुल सिंपल है सर, मैं आपको एकदम एकदम सिंपल लैंग्वेज में समझाता हूँ, जो कपिल मुनि ने खुद एग्जाम्पल लिया। कहने सर घड़ा बनाए, घड़ा घड़ा बनाए सर, सर पॉट, घड़ा घड़ा तो आपने देखा होगा, बनते हुए देखा होगा, घड़ा बनते हुए देखा है कि नहीं? यस सर। अच्छा, घड़ा दो चीजों से बनता है सर, एक मिट्टी और दूसरा कुम्हार। समझ में आया सर? समझ में आया सर? एक होता है मिट्टी और दूसरा कुम्हार। अगर दोनों में से कुछ भी एक नहीं रहेगा तो क्या घड़ा बनेगा? आप मुझे बताइए, क्या घड़ा बनेगा? मिट्टी का घड़ा मिट्टी और कुम्हार दोनों से बनता है। अगर दोनों में से कोई भी एक रीजन नहीं रहेगा तो क्या एक भी रीजन अगर मान लीजिए नहीं रहा तो क्या बन जाएगा घड़ा? नो सर। नहीं बनेगा। अच्छा, कुम्हार को इन्होंने कहा है निमित्त कारण और मिट्टी को कहा है इन्होंने उपादान कारण। ठीक ठीक ठीक, बोलो हाँ कि ना? बोलिए सर। यस सर। अब कपिल मुनि ने कहा है कि मिट्टी उपादान कारण है और कुम्हार निमित्त कारण है। अब देखिए कपिल मुनि कैसे क्वेश्चन करते हैं वेदा फिलॉसफी से। अब ये कैसे ऑर्थोडॉक्स है, भगवानी के मालिक है इसका। अब कपिल मुनि क्वेश्चन करते हैं कि माना कि यूनिवर्स के रचयिता ईश्वर है। कपिल मुनि कहते हैं कि ठीक है, मान लिया कि इस पूरे यूनिवर्स को गॉड ने बनाया है। यही कह रहा है ना आपका वेद, तो यही कह रहा है ना सर? यस सर। एक भी आदमी अगर सांख्य फिलॉसफी को जानता है तो वो कभी भी इन ऑर्थोडॉक्स सेक्शन में नहीं रखेगा। अब ध्यान सुनना, कपिल मुनि ने कहा माना कि यूनिवर्स एक इफेक्ट है और उसका कोई ना कोई कारण होगा, ठीक है, और कारण में मान लेते हैं कि गॉड ने उसको बनाया है। तो चूंकि जिस तरीके से घड़े को बनाने वाला कुम्हार निमित्त कारण है, उसी प्रकार यूनिवर्स को बनाने वाला गॉड जो है वो भी निमित्त कारण होगा। ध्यान सुनिए सर, मैं आपको दोनों में एग्जांपल देता हूं। जिस तरीके से पॉट को बनाने वाला जो कुम्हार है वो निमित्त कारण है, और मिट्टी जो है वो जो है उपादान कारण है, उपादान कारण है ना? उसी प्रकार यूनिवर्स को बनाने वाला जो गॉड है वो भी निमित्त कारण है। सही बोल रहा हूं? सही बोल रहा हूं सर? जी सर। यस सर। सर ये निमित्त का क्या मतलब है? निमित्त का मतलब होता है वन हु इज क्रिएटर ऑफ एनीथिंग। देखो मतलब कोई सोर्स है। मेरी बात सुनो, दुनिया में कोई भी चीज जो तुम्हें इफेक्ट में दिखाई दे रहा है, जो भी चीज तुम्हें दिखाई दे रहा है, कोई भी चीज तुम ले लो, कोई एग्जाम्पल बोलो, बोलो जो तुम्हें दिखाई दे रहा है, बोलो। लैपटॉप। हाँ, लैपटॉप। लैपटॉप। लैपटॉप किसी ने बनाया होगा? बनाया होगा। यस सर। और किसी ने कोई ना कोई सब्सटेंस लेकर बनाया होगा। दो ही चीजें हो सकती हैं।
यस सर। लैपटॉप किसी न किसी या मशीन नहीं बनाया, तो मशीन की प्रोग्रामिंग इंसान ने करी है ना सर, तो उसे Yes, बनाने sir. वाला इंसान है। और उसमें कोई ना कोई सब्सटेंस इस्तेमाल होकर में लैपटॉप बनाए, और कोई तो चीज कोई नहीं तो नहीं हो सकता सर। दुनिया में हर चीज को याद, एक आदमी वो होगा जो बनाएगा, और दूसरा आदमी उस दूसरी चीज क्या होगी जिससे वो बनाया गया है। केक है, केक को बनाने वाला इंसान, और केक जो बनाए वो दूध और ब्रेड वगैरह, वो उपादान कारण हो गया। समझे बात को? निमित्त मतलब होता है क्रिएटर। समझ में आया सर? यस सर। मेकर और मटेरियल ना। हाँ, जो 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 निमित्त होता है मतलब मेकर, मेकर ने मतलब निमित्त कारक, कारण। और दूसरा कौन है? दूसरा सब्सटेंस, सब्सटेंस, तो दूसरा हो गया सब्सटेंस। ठीक है। अब इन्होंने बोला कि अगर यूनिवर्स जो है उसको गॉड ने बनाया है, तो वो तो मात्र निमित्त कारण होगा ना, इसका उपादान कारण कौन सा है? क्योंकि बिना निमित्त कारण तो अकेले कुछ नहीं कर सकता, उसके लिए उपादान कारण चाहिए ही चाहिए होता है उसको, तभी जाकर कोई चीज क्रिएशन में आता है। बोलो हाँ कि ना? क्या मैं गलत बोल रहा हूं? गॉड अकेले थोड़े ना कुछ बना लेगा यार, गॉड के पास उसको चाहिए होगा ना उपादान कारण, उसे मैटर चाहिए होगा, तभी तो बनेगा यूनिवर्स यार, और कहां से बनेगा? मैं सही बोल रहा हूं गलत बोल रहा हूं? मैं सही बोल रहा हूं गलत बोल रहा हूं? सही बोल। सही बोल भाई गॉड तो केवल बना देगा ना, लेकिन उसको उपादान कारण कहां से मिलेगा? उपादान कारण तो देना पड़ेगा ना। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि गॉड क्रिएट नहीं कर सकता उपादान कारण, भाई गॉड ने क्रिएट किया तो उपादान कारण तो होना चाहिए ना सर। बिना उपादान कारण के कैसे काम होगा? सब्सटेंस के बिना कैसे आप यूनिवर्स बना लेंगे? सब्सटेंस भी तो क्रिएट कर सकता है सर। तो गॉड क्रिएट करेगा तो सब्सटेंस एग्जिस्ट करेगा ना सर, उसी की तो बात हो रही है कि गॉड ने उस सब्सटेंस को क्रिएट किया, तो सब्सटेंस का रोल देंगे कि नहीं, कि खत्म कर देंगे आप सब्सटेंस का रोल? यस सर। भाई गॉड ने मान लिया गॉड इज अ क्रिएटर, गॉड ने सब्सटेंस बनाया, सब्सटेंस यूनिवर्स बना दिया, तो आप सब्सटेंस का रोल देंगे कि सब्सटेंस को खत्म कर देंगे? आप बताइए मुझे। तो निमित्त कारण हो जाएंगे ना गॉड, बाकी सब्सटेंस जो तो उपादान कारण है, तो उपादान तो मिसिंग होगा, है ना? ये चीज है। अब समस्या आ गई कपिल मुनि के साथ कि भैया गॉड तो निमित्त कारण है, उपादान कारण से कैसे कैसे मिले, कि कौन सी चीज उपादान कारण है? अब देखो यहां पे कपिल मुनि ने दिमाग लगाया। देखिए सर, अभी आपको हो सकता है समझ में नहीं आ रहा हो, लेकिन धीमे धीमे आप समझने लग जाएंगे कि कहां जा रहा है किस्सा। तो अब तक सवाल उठा कि भाई उपादान कारण कहां से मिले, इस पूरे यूनिवर्स को उपादान कारण कहां से मिलेगा? मेरी बात समझ लो कि नहीं मैं क्या बता रहा हूं? ये जो आपने यूनिवर्स बनाया है, इसका एक कारण निमित्त है। चलो मान लिया ये गॉड है, तो मटेरियल जो उपादान कारण है वो कहां से मिलेगा? समझ में आ रहा है? ये अब सब्सटेंस क्वेश्चन आ गया। तो कपिल मुनि ने कहा एक काम करता है, यूनिवर्स का जो उपादान कारण है यानी कि जो सब्सटेंस है, उसका पता लगाते हैं। उन्होंने कहा एक काम करते हैं, हम यूनिवर्स को देख कर ही पता लगा लेते हैं कि वो किस चीज से बना होगा। जैसे हम पिज्जा को देखकर हम नहीं बता सकते कि इसमें क्या क्या चीज डला हुआ है, और अगर नहीं देख के बता पा तो कम से कम टेस्ट करके तो बता ही सकते हैं। कि जैसे कुछ लोग खाते हैं, कहते हैं इसमें 50 ग्राम मिर्ची, 200 ग्राम ये काली मिर्ची, तला धनिया, ये वो मिलकर बनाया। आप बात मेरी समझ रहे हो बातों की नहीं? मैं क्या कह रहा हूं सर? यस सर। जैसे आप कोई बिरयानी खाते हैं तो कुछ लोग बड़े एक्सपर्ट टाइप के होते हैं खाना बनाने में, वो कहते हैं भाई साहब इसमें ना थोड़ी सी मिर्ची दी गई है, थोड़ा सा काली मिर्च दिया गया है, और ये है, और देख के सूंघ के पता लग रहा है कि इसमें काली मिर्च की भी खुशबू आ रही है। ऐसा पता किया है, करते हैं कि नहीं हम लोग जब खाना वाना देखते हैं? तो सर पता करते हैं ना सर, हैं? तो इसी प्रकार यूनिवर्स को भी देखकर हम पता कर सकते हैं कि वो किससे बना हुआ है। तो कपिल मुनि ने कहा भाई देखो मुझे ना यूनिवर्स 3 चीजों से बना हुआ नजर आ रहा है, मतलब 3 चीजें यूनिवर्स में हैं। जो उपादान कारण होगा उसमें भी ये 3 चीजें होनी चाहिए, तभी हम कह देंगे कि वो उपादान कारण ने यूनिवर्स बनवाया है। मेरी बात समझ लो कि नहीं? अगर मैंने केक देखा,
केक को देखा, अच्छा यहाँ पाइनएप्पल है, यहाँ चेरी है, यहाँ पे ये है, फलाना है, ढिमाका है। यानी कि मैं अगर किसी ने बनाया हुआ केक तो मैं बोलूंगा अच्छा यहाँ पे चेरी भी है, यहाँ पर ये है, अच्छा इसी इसी चीज से केक बना है। आप बात समझ रहे हो मैं क्या बता रहा हूँ आपको? तो अगर जिस सब्सटेंस को, अगर मुझे सब्सटेंस का पता करना है कि किससे बना है, तो मैं केक को टेस्ट कर लूंगा और देख लूंगा, तो मुझे पक्का पता चल जाएगा कि भैया वो किस चीज से मिलकर बना हुआ है। तो मैंने यूनिवर्स को देखा तो मुझे यूनिवर्स में 3 चीजें नजर आई। एक एक चीज ऐसी नजर आई जिसमें लगा कि यूनिवर्स में लाइट है, प्रकाशमान है, रोशनी में है वो चीजें, ठीक है। दूसरी चीज नजर आई मुझे कि चीज मूव कर रही है, यूनिवर्स में चीजें मूव कर रही हैं, एक जगह से दूसरे जगह, दूसरी जगह तीसरे, समझ में आ गया? तो ये मूवमेंट है। और तीसरी चीजें अगर यूनिवर्स में मुझे डार्कनेस नजर आया, इन्होंने कहा मुझे डार्कनेस नजर आया, कहा मुझे 3 चीजें नजर आई, एक जगह लाइट नजर आया, दूसरी जगह पे मूवमेंट नजर आया, तीसरी जगह डार्कनेस नजर आया। इसे आप लाइफ के साथ भी जोड़ सकते हो। कुछ लोग जो होते हैं ना वो बहुत एक्टिव रहते हैं, मतलब बहुत ज़्यादा इंटेलेक्चुअल होते हैं, वो अपना दिमाग लगाते हैं चीज़ों को करने से पहले। दूसरे कुछ लोग होते हैं ना वो हड़बड़ी किस्म के लोग होते हैं, वो पहले करते हैं बाद में सोचते हैं, ये मूवमेंट है। और तीसरे डार्कनेस, आलसी किस्म के लोग, खाना खाएंगे, समझ में आ रहा, फेंक देंगे रैपर यहीं बगल में, तो ये डार्कनेस है, समझ में आया? तो इनको, इन 3 चीज़ों को उन्होंने गुण कहा, गुण, कह रहे ये गुण होंगे तो ही चीज़ें बन पाएंगी। तो लाइट वाले को इन्होंने सतगुण कहा, सतगुण का। मूवमेंट को इन्होंने जो कहा है वो कहा है रजोगुण। आप बस सुनते रहिए, देखिए 2 मिनट में समझ में आ जाएगा सारा का सारा। डार्कनेस को इन्होंने कहा है तमोगुण। अब देखिए क्या होता है, सतगुण, रजोगुण और तमगुण। अब सतगुण क्या होता है? वो होता है कि सच बोलना, अच्छा सा काम करना, अच्छा बिहेवियर। रजोगुण जो होता है उसमें एक्टिवनेस होती है, एनर्जी होता है। और तमोगुण गुस्सा, आलस्य, इन सब का निशानी है, समझ में आ रहा है? उन्होंने कहा कि पूरा का पूरा यूनिवर्स इन 3 चीजों से मिलकर बना हुआ है, सतगुण, रजोगुण और तमोगुण। समझ में आ गया? पूरा का पूरा जो है इन चीजों को मिलकर बना हुआ। और कहा कि ये तीनों चीजें जब साम्य अवस्था में होती है, यानी इक्विलिब्रियम में रहता है, तो जो चीज बनता है उसे हम लोग कहते हैं प्राकृति। प्राकृति। अब जरा बात को समझने की कोशिश कीजिए, समझ में आ रहा है आपको? प्राकृति, इसमें होता है कि रजोगुण, तमोगुण और सतगुण, ये तीनों के तीनों जो है साम्य अवस्था में आ गए हैं, प्रकृति। अब मेरी बात को ध्यान से सुनना। एक आर्टिस्ट को आपने अगर देखा होगा तो उसने क्या किया होगा, प्राइमरी कलर्स होते हैं। मेरी बात को ध्यान से सुनना सर, प्राइमरी कलर्स क्या क्या होता है सर जी? प्राइमरी कलर कौन से कलर होते हैं? RGB, रेड, ग्रीन और ब्लू, ये होते हैं। ये प्राइमरी कलर, अगर मेरे पास दिमाग है तो मैं इन प्राइमरी कलर के इस्तेमाल करके मैं कोई भी कलर बना सकता हूँ। दैट इज द ब्यूटी ऑफ द प्राइमरी कलर। यही होता है ना सर? रेड येलो, रेड येलो, रेड येलो ब्लू। रेड येलो ब्लू, रेड येलो ब्लू होता है। अगर मैं चाहूं तो इन तीनों के इस्तेमाल से कोई भी कलर बना सकता हूँ, बना सकता हूँ जी, बना सकता हूँ सर। बताइए सर, दैट इज द ब्यूटी ऑफ द प्राइमरी कलर ना? यस सर। बोरिंग लग रहा है क्या नो सर। यार? 5 मिनट सुन लो तो 10वें मिनट में तुम्हें समझ में आने लग जाएगा। बोरिंग लग रहा है तो मैं तो भगा दूंगा, मुझे कोई दिक्कत नहीं है। 2 सेकंड लगेगा, तुमको समझ में आ जाएगा सारी बातें। अभी ABCD चल रही है इसलिए तुम वो हो रहे हो। नहीं सर, ठीक है सर। नहीं, ठीक है सर, अच्छा चल रहा है। अब देखो, रेड है, येलो है, ब्लू है, ये तुम्हारे पास 3 कलर अवेलेबल है। इससे दुनिया की तुम सारी कलर बना सकते हो, इसलिए इसे प्राइमरी कलर कहते हैं। समझ में आ रहा है कि नहीं? पर भाईजान, कलर बनाने के लिए दिमाग की जरूरत चाहिए कि नहीं चाहिए? कि ऐसे बन जाएगा कलर? है सर? यस सर। अगर किसी के पास 1 लाख रुपए है सर, दिमाग ना लगाओ तो 1 लाख रुपए पड़ा रह जाएगा। कोई इस्तेमाल कर पाएगा कि नहीं? अगर वही दिमाग लगा लोगे तो 1 लाख का 10 लाख बना सकते हो। समझ लो बात मैं क्या बताने की कोशिश कर रहा हूं? तो रेड, येलो और ब्लू के पास पोटेंशियल है, पर वो दूसरा कलर तब तक नहीं बना सकता जब तक कि उसको दूसरा कलर बनाने वाला दिमाग ना हो उसके पास। तो सही बोल रहा हूँ, गलत बोल रहा हूँ?
रेड, येलो और ब्लू खुद से कोई दूसरा कलर नहीं बना सकते. दे हैव ओनली पोटेंशियल टू मेक कलर्स, बट दे कैन नॉट मेक कलर बाय देमसेल्व्स. सिमिलरली प्राकृत जो टर्म होता है, प्राकृत नेचर नहीं है, इसे नेचर मत जोड़िएगा. प्रकृति एक ऐसी चीज है दुनिया में, समझ में आ रहा है आपको? प्रकृति नेचर से मत कनेक्ट कीजिए. ये प्रकृति एक ऐसी चीज है, एक अवस्था है, एक ऐसा जिसमें तीनों एलिमेंट अवेलेबल हैं, जैसे प्राइमरी कलर के हैं, लेकिन तीनों जो है वो इक्विलिब्रियम स्टेज में है. इनके पास पोटेंशियल है, लेकिन दिमाग नहीं है कि ये अपने आप को एक्सप्रेस कर पाए. ये चाहते हैं कि मैं अपने आप को एक्सप्रेस कर लूं. अगर मेरे को कोई दिमाग लगा दे मेरे को और मेरा इस्तेमाल कर ले, तो कोई भी क्रिएशन मैं क्रिएट कर सकती हूं. प्रकृति कहता है, प्रकृति कहता है कि दुनिया में मैं कुछ भी बना सकती हूं. मैं सुप्रीम कॉज हूं. मेरे पास बहुत सारी एनर्जी है, बहुत पोटेंशियल है. मैं चाहती हूं कि मुझे एक्सप्रेस हो, मैं एक्सप्रेस हूं. मेरे पास बहुत पोटेंशियल है. बस प्रॉब्लम ये है कि मेरे पास दिमाग ही नहीं है, माइंड नहीं है सर, कंसाइंस नहीं है मेरे अंदर. ये वो पानी है जो बह रहा है, पर उसे कोई गाइड ही नहीं कर पा रहा है. और वो चाहता है कि मैं एक्सप्रेस हूं, मुझे कोई एक्सप्रेस करे. मैं एक बहता समुद्र हूं, बस बह रहा हूं, मुझे पता नहीं है मैं किधर बह रहा हूं, किधर जा रहा हूं, क्या कर रहा हूं. अगर मेरे रजोगुण और तमोगुण को मिलाकर अगर कुछ बनाना चाहो तो बना लो. मेरे पास ये वैसा आदमी है जिसके पास बहुत पैसा है, पर न खर्चा करने के लिए ना उसके पास हाथ है, ना पैर है, ना कुछ नहीं है, बस पैसा ही पैसा पड़ा हुआ है. एनर्जी पड़ी हुई है सर, बस एक्सप्रेशन लेस है सर, कुछ पता ही नहीं है. जैसे एक ऐसी चीज होती है ना जिसके पास सब कुछ होता है, पर उसके पास यूज करने वाला कोई नहीं होता है, वैसी हालत प्रकृति का है. वो चाहता है कि बेटा मेरे को यूज करो, कोई तो यूज करो. समझ लो बात को मैं क्या कह रहा हूं? प्रकृति क्या है समझ लो. नेचर जो बना होगा वो एक्चुअली इसी प्रकृति से बना होगा. ये प्रकृति वो एलिमेंट है, इसके पास वो एलिमेंट है जिसने नेचर की सभी चीजों को बनाया होंगे. सही बोल रहा हूं, गलत बोल रहा हूं? क्योंकि मैंने बोला ना कि नेचर में तीन चीजें दिखाई दे रही है, रजो, तमो और सदगुण. तो ये तीन गुण मिलकर एक नेचर बने हुए, इक्विलिब्रियम में प्रकृति बना हुआ है. तो ये प्रकृति जो है वो नेचर की सभी चीजों को बनाया है. लेकिन भाईजान प्रकृति खुद से नहीं बना सकता, उसको बनाने के लिए कोई आदमी होना चाहिए, क्रिएटर. आप बात समझ लो मैं क्या बताने की कोशिश कर रहा हूं? आर यू गेटिंग माय पॉइंट? पहले ये बताओ, प्रकृति को समझे कि नहीं? प्रकृति को समझे कि नहीं? अब देखो क्या होता है. अब अगला एलिमेंट इसमें जुड़ता है, वो है पुरुष. पुरुष कहता है मैं तो भिखमंगा हूं, मेरे पास कुछ नहीं है, मैं बस एक कंसाइंस हूं, चेतना हूं. मेरे पास सामान मिले तो मैं दिखा दूं कि मैं कंसाइंस हूं. अब जैसे क्या होता है ना, कहते हैं ना कि मैं तो बेटा ये कर लूंगा, मैं वो फोड़ दूंगा, मैंने ये कर दूंगा, मैं दुनिया को हिला दूंगा, लेकिन पैसे नहीं है. मेरी बात समझ लो कि क्या बता रहा हूं मैं. एक वैसे टैलेंटेड लोग नहीं होते हैं, सुपर टैलेंटेड होते हैं, लेकिन भैया उनके पास अपॉर्चुनिटी नहीं मिलती है, पैसे नहीं होते, पढ़ ही नहीं पाते, लिख नहीं पाते. लेकिन वो चाहते हैं कि अगर मेरे को अपॉर्चुनिटी मिली तो बेटा मैं दुनिया को दिखा दूंगा कि मैं क्या हूं, मैं कैसा कंसाइंस हूं. पुरुष के साथ एग्जैक्टली यही हो रहा है. उसके पास एनर्जी नहीं है, बट आइडियाज है. एनर्जी नहीं है, बस उसके पास कंसाइंस है, चेतना है, आइडियाज है. लेकिन आप सोचो कि कोई पुरुष का मजाक उड़ाएगा, अबे तू तो बेकार आदमी है, तेरे पास कुछ है ही नहीं, खाली फालतू में. और पुरुष ह्यूमिलिएट हो रहा है. पुरुष सोच रहा है यार कि मेरे को कहीं से कुछ मिल जाए, मेरे को कोई भी एनर्जी मिल जाए, कोई भी प्रकृति का एलिमेंट मिल जाए, मैं भाई यार उसके साथ मिलकर चेतना बना कुछ भी क्रिएट कर दूंगा. अब देखो गजब की स्थिति है. पुरुष को यह प्रूफ करना है कि मैं कंसाइंस हूं, और प्रकृति को यह प्रूफ करना है कि मैं एक फोन बना सकता हूं. समझ लो बात को. इसके पास एनर्जी है, इसके पास एनर्जी है पर कंसाइंस नहीं है, इसके पास कंसाइंस है पर एनर्जी नहीं है.
और गलती से अगर पुरुष और प्रकृति आपस में मिल जाए, सोचो क्या होगा। वहीं पर शुरू हो जाएगा क्रिएशन। क्यों? क्योंकि इसके पास आइडियाज है और इसके पास मैटर है। आइडियाज और मैटर अगर मिल गए तो क्रिएशन शुरू हो जाएगा। बात समझे कि नहीं? जल्दी से बोलो। Yes, sir. समझ में आ रहा है? Yes. अब देखो ये मिलन गजब है। अब ये मिलन गजब है। पुरुष और प्रकृति अगर मिल जाएगा तो प्रकृति अब अपना नाच दिखाना शुरू करेगी। कहेगी बेटा मेरे बहुत दिन से तेरी तलाश थी भाई, तू मेरे को मिल गया, अब मेरे को कोई टेंशन नहीं है। अब देख मैं तेरे को कैसे फंसाता हूं। समझ में आ रहा है? तो प्रकृति और अब पुरुष को प्रकृति मिल गया है, सॉरी प्रकृति को पुरुष मिल गया है। सोच लो, प्रकृति को मिल गया है पुरुष। अब प्रकृति सोच रहा है कि भैया मुझे किसी भी हाल में पुरुष को बाहर नहीं जाने देना है, क्योंकि कंसाइन से चेतना है, आत्मा है, इसको फंसा के रखना है अपने पास, चाहे कुछ हो जाए। तो कहता है सबसे पहला काम बनाओ बुद्धि। अब आ गया इंसान, उसको आगे बुद्धि। अब बुद्धि जैसे आगे उसको सोचने समझने की क्षमता आ गई, क्या अच्छा क्या बुरा है, क्या खाना चाहिए क्या नहीं खाना चाहिए, करना चाहिए वो करना चाहिए, उसके अंदर आगे बुद्धि। अब वो फंस गया प्रकृति में। अब वो प्रकृति में फंस गया, उसको आगे बुद्धि। उसको लगा भाई दिस इज द बेस्ट प्लेस टू लिव, बहुत बढ़िया जगह है ये यूनिवर्स, बहुत बढ़िया क्रिएशन, वाह क्या बात है, मजादार है। इंसान को लगे बुद्धि आ गई उसके पास, क्रिएशन हुआ इंसान के रूप में, बुद्धि आ गई उसके पास। ओ भाई क्या गजब जगह है यार, प्रकृति झरना, ये मजेदार। प्रकृति कहेगा अच्छा बेटा ले मजे। आत्मा को कहेगा, पुरुष आत्मा है, कंसाइंस है, चेतना है। प्रकृति कहेगा बेटा और मजे ले, तेरे को मैंने बुद्धि दिया ना, बहुत मजा ले तू, अब मेरे को देख देख तेरा क्या रंग है मेरे आगे। देख तेरे को मैं और बताता हूं कि दुनिया कैसी है, तेरे को और दुनिया जानना है और जानना है, अच्छा ले। अब तू क्या लेगा? अब तू ले अहंकार। अब तक मैं इंसान था, अब मैं बन गया प्रकाश दत्त। ये चीज मेरी है, ये मेरा बच्चा है, ये मेरी बीवी है, ये चीज। अब आ गया उसके अंदर अहंकार। अब बात समझ लो सर, अहंकार आ गया उसके अंदर। अब जैसे ही आपके अंदर अहंकार आ गया, आप चाहोगे मेरा भला, मेरा अच्छा हो, मैं कैसे अच्छा करूं, मेरा कैसे इस दुनिया में भला होगा, मैं कैसे सुख भोग पाऊंगा। अब ये आ गया मेरे अंदर, मेरे पास बुद्धि है और मेरे अंदर अहंकार भी है। अब आप बेटा प्रकृति के चंगुल में फंस रहे हो। आप बात समझ लो सर, अब आप प्रकृति के चंगुल में फंस रहे हो। अभी पहले तो प्रकृति ने आपको बुद्धि देकर फंसाया कि बेटा दिमाग लगाओ, तुम्हारा कितना बढ़िया है, कहां थे तुम, चेतना था, तुम्हारे पास कोई एनर्जी नहीं थी। अब तुम मेरे पास आए हो तो देखो तुम्हें, देखो क्या होता है ना, जब तुम किसी का इंतजार कर रहे होते हो और वो तुम्हारे पास आ जाते हैं तो तुम चाहते हो कि वो कहीं ना जाए, चाहते हो कि नहीं? जैसे मान लो कि कोई एक लड़की जिसे तुम बहुत पसंद करते हो, या तुम कोई एक लड़का जिसे तुम बहुत पसंद करते हो, तो अगर वो मान लो तुम्हारे लाइफ में आ गए, तुम चाहोगे नहीं भाई उसको कभी ना जाए, मैं इसे जाने नहीं दूंगा चाहे कुछ हो जाए। आप करते हो कि नहीं ये काम? सिमिलरली अभी आपने क्या किया, इस प्रकृति को बहुत मुश्किल से पुरुष मिला है। अब वो कह रहा भैया देखो, अगर इसको प्रकृति के डिफरेंट एलिमेंट को नहीं दिखाएंगे ना तो गड़बड़ हो जाएगा। अब उसने पहले बुद्धि दिया, देखो भाई जानो पहचानो सब कुछ को, फिर उसने अहंकार दिया कि बेटा तुम भी कुछ हो। अब पुरुष को लग रहा है भाई मैं भी कुछ हूं, पहले तो मेरा कोई एग्जिस्टेंस नहीं था, लेकिन प्रकृति ने मेरे को एग्जिस्टेंस दिया है, प्रकृति ने मेरे को अहंकार दिया है। समझ लो बात को? अब उसके एग्जिस्टेंस की फीलिंग करवा रहा है प्रकृति। आप मेरी बात समझ लो मैं क्या बता रहा हूं? आप मेरी बात समझ लो सर? यस सर। अब इस पुरुष ने गड़बड़ी किया है मामला। पुरुष पहले ठीक था, लेकिन अब वो प्रकृति के साथ मिलकर सर जी अब फंसता जा रहा है प्रकृति में। अब ध्यान सुनो, अब अहंकार आ गया उसके अंदर। अब पुरुष प्रकृति को लग रहा है बेटा ऐसा है, पुरुष को और कायदे से फंसाओ, लग रहा है पुरुष कहीं बाहर ना निकल जाए। केवल अहंकार से काम नहीं होगा, उसको थोड़ा मजा भी दो। तो उसको आगे 11 इंद्रियां 11 इंद्रियां में होती है पांच ज्ञानेंद्रियां और पांच जो है कर्मेंद्रियां। और एक उभयेंद्रिया।
मैं बता देता हूँ क्या मतलब है इन सबका। उभेंद्रिया, प्रकृति को लग रहा है ना कि कहीं ऐसा ना हो भाई कि बुद्धि और अहंकार के बाद ये भाग जाए पुरुष, एक काम करते हैं इसको इंद्रिय दे देते हैं। तो 5 ज्ञानेंद्रिया दे दिया। 5 ज्ञानेंद्रिया क्या दे दिया? प्रकृति ने कहा कि बेटा ऐसा है, टंग दे रहा हूं, टेस्ट करो। आपके हाँ टेस्ट करने वाले हो गया, फील करो, नेचर को फील करो, मुझे फील करो। प्रकृति कह रहा है कि मुझे फील करो तुम, तो उसने कह दिया टंग दे दिया, आई दे दिया, मुझे देखो, समझ में आ रहा? उसको स्किन दे दिया, टच करो, गर्म है ठंडा है, समझ रहे हो बात को मैं क्या बता रहा हूं? उसको कान दे दिया, सुनो, उसको टेस्ट दे दिया, समझ रहे हो बात को? टंग दे दिया, कान दे दिया, आंख दे दिया, स्किन दे दिया, समझ लो 5 इंद्रिया दे दिया, काम इंद्रिया 5 सेंसेस कहते हैं ना, तो 5 ज्ञानेंद्रिया उसको कह दिया 5 सेंसेस। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? मैं क्या कह रहा हूं? क्या क्या दे दिया 5 सेंसेस में? नोज दे दिया, नोज दे दिया, ईयर दे दिया, और स्किन दे दिया, और क्या दे दिया? नोज दे दिया, ईयर दे दिया, स्किन दे दिया, आईज दे दिया, और क्या दे दिया? टंग दे दिया। अब नेचर में भाई तुम फील करने लगे नेचर को। अब प्रकृति तुम्हें जाल में बहुत कायदे से फंसा रहा है। इतना ही नहीं, प्रकृति ने कहा खाली काहे सेंस कर लो बैठ के, तुमको कर्मेंद्रिया भी दे रहे हैं। कह रहे हैं भैया तुम हाथ से काम करो, हाथ से देखो, फूल वूल को पकड़ो, चीजों को देखो। तो उन्होंने हैंड दे दिया आपको कर्म करने के लिए, हैंड। कह रहे हाथ से क्या होगा, तुम भाग भाग के देखो नेचर को, लेग्स दे दिया। ठीक है, कहा खाना पीना खाना यानी खाना खाओ, माउथ। आप बात समझ रहे हैं सर? माउथ दे दिया आपको। कहा अरे रिप्रोड्यूस भी करो यार, अपने जैसा पॉपुलेशन बढ़ाओ, जेनाइटल्स दे दिया सर उन्होंने। आप समझ रहे हो बात को कि नहीं? है ना? उसका एनस दे दिया, खाना खा रहे हो निकालो भी उसको। कहा भाई बहुत मस्त रहो, कर्मेंद्रिया भी दे दिया। अब आप और फंस गए। पहले तो एक ही जगह लेकर फील कर रहे थे, अभी चारों जगह भाग भाग के फील कर रहे हो। नेचर बहुत बड़ा हो रहा है आपके लिए। एक दे दिया भैया ऐसा है, ये दोनों पे भी तुम कायदे से फंस नहीं पा रहे हो। उभेंद्रिया दे दे भैया, मन। मन को ज्ञानेंद्रिय में भी रखते हो, कर्मेंद्रिय में भी रखते हो। मन दे दिया, भटकते रहो तो, भटकते रहो तो, समझ में आ रहा है आपको? भटकते रहो तो 11 इंद्रियां दे दी। अब आप फंस रहे हो बहुत बुरी तरीके से नेचर में। ठीक, अभी 11 इंद्रिया के बाद आपको और भी दे दिया गया, बोला गया 5 जो है आपको तन्मंत्राएं दे देते हैं, तन्मंत्राएं दे देते हैं, तन्मंत्रा 5 तन्मंत्राएं। कह दिया क्या कि 5 तन्मंत्राएं मतलब 5 आपके ज्ञानेंद्रियां हैं, पांचों के लिए कुछ कुछ दे दिया। बोला कि ईयर के लिए वर्ड बना दिया। सुनो 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 मैं क्या कह रहा हूं, नेचर मुझे सुनो, नेचर कह रहा है तुम सुनो मुझे। उसके बाद बोला तुम्हारे पास टंग है, टंग है, ये लो टेस्ट दे दिया तुमको खाने के लिए, लो टेस्ट लो, जूस पियो, मेरे रस पान करो। मेरे नेचर कह रहा है मुझे मेरा रस पान करो। उसके बाद कह दे रहा है क्या? स्किन कह रहा है हॉट एंड कोल्ड दे दिया मैंने तुम्हें, हॉट एंड कोल्ड दे दिया, लो देखो। आई दे दिया, कह रहा सुंदर सुंदर मुखरा दे दिया मैंने, ब्यूटीफुल फेसेस दे दिए, ये लोग सुंदर सुंदर मुखरा, देखो फंस जाओ, मर जाओ उसी में, गल जाओ बिल्कुल बुरी तरीके से। आई हो गया, ठीक है, और फंसा दिया तुम्हें नेचर ने। समझ लो बात को कि नहीं? उन्होंने कह दिया ब्यूटीफुल आईज वाइज सब दे दिया भैया, सुंदर लड़की देख के पगल जाओ वहां पे, वहीं पर। तो ईयर हो गया, नोज हो गया, नोज दे दिया, गंध दे दिया, कहिया भैया ऐसा इत्र का गंध दे दो कि तुम एकदम बाहर निकल ही ना पाओ। अब नेचर ने तुमको एक बुद्धि, एक अहंकार, 11 इंद्रियां, 5 तन्मंत्राएं, और उसके बाद 5 महाभूत देके आपको पूरी तरीके से फंसा लिया। अब पुरुष को यह फील हो रहा है कि मैं ही जो हूं प्रकृति हूं। अब आत्मा को यह फील हो गया कि यही शरीर मेरा अंत है। अब यहां पर पुरुष जो है अपनी आइडेंटिटी लूज कर गया, और पुरुष को लगा कि इसी से जो है मैं ही प्रकृति हूं। और गलती से पुरुष को यह फील होने लगा कि क्षितिजल पावक गगन समीरा, यानी कि पूरा का पूरा यूनिवर्स इन्हीं 5 चीजों से मिलकर बना हुआ है, मेरा कोई एग्जिस्टेंस है ही नहीं, आत्मा कुछ है ही नहीं। एक्चुअली में पुरुष ने और प्रकृति पूरी तरीके से इतनी ज्यादा इंटरमिंगल्ड हो गए कि फिर आपको जो है समस्याएं आने लगी। अब क्या हुआ, एक आदमी इस प्रकृति में तन बुन गया, बिल्कुल पूरी तरीके से फंस गया यूनिवर्स में आकर, पूरी तरीके से फंस गया इस अर्थ पे आकर, पृथ्वी पे आकर। अब उसको जो है दुख होना शुरू होगा। मेरी बात को ध्यान से सुनो, अब उसे दुख होना शुरू होगा। उसको इतनी सारी ज्ञानेंद्रियाएं, इतनी सारी कर्मेंद्रियाएं, इतने सारे उनको जो है तन्मंत्राएं मिल गई
कि अगर कल के डेट में उसे सूंघने को सुगंध ना मिले तो उसे हर चीज दुर्गंध लगेगी, वो गुस्सा आ जाएगा। खाने को बढ़िया खाना ना मिले तो उसे गुस्सा आने लगेगा। देखने को सुंदर सुंदर चीजें ना मिले तो उसे गुस्सा आने लगेगा। टंग में अगर उसे जो है अच्छे अच्छे कोई गरिया दे वर्ड तो गुस्सा आ जाएगा, मेरे को गरियाया तूने। क्यों? क्योंकि तुम अपना अस्तित्व खो चुके हो, तुम्हारी चेतना का अस्तित्व खत्म हो चुका है। अब तुम प्रकृति में विलीन हो गए हो, तुम में संसार आ गया है। समझ में आ गया? तुम्हें प्रकृति ने इतनी बुरी तरीके से फंसा लिया है कि मामला तुम्हारा गड़बड़ हो गया है। अब तुमको दुख मिलना शुरू होगा, क्योंकि तुम्हारे कर्मेंद्रियाएं और ज्ञानेंद्रियाएं ये दोनों ही तुम्हें अब दुख देंगी। समझ में आ गया? वो दुख इन्होंने कहा है कपिल मुनि में 3 तरह के होंगे तुम्हारे पास। एक होंगे दैहिक दुख। अब तुमको अपनी कर्मेंद्रियां और ज्ञानेंद्रियां से इतना प्यार हो गया है कि कुछ भी प्रॉब्लम होगा तुमको दिक्कत होने लगेगा। जैसे तुम्हारा पैर कट गया, तुम्हारा हाथ कट गया, फ्रैक्चर हो गया, अरे बाप रे बाप, मैं क्या करूंगा, मैं मर जाऊंगा, मैं कैसे भागूंगा। अरे मूर्ख, तुम कंसाइंस हो, तुम कहां यार इस संसार के चक्कर में पड़ गए हो। पैर टूट गया तो टूट गया, कोई दिक्कत नहीं है, वो तुम्हारा एग्जिस्टेंस नहीं है मेरे दोस्त। वो तुम्हारा पैर जो वो प्रकृति है, तुम चेतना हो, कहां फंस गए हो इसके चक्कर में तुम। तो दैहिक दुख हो रहा है तुमको, तुम्हारा हाथ कट गया है, तुम्हारा हाथ कट गया, तुम रोने लग रहे हो। भाई तुम कितने बड़े मूर्ख हो, तुम चेतना हो यार, तुम कहां इस हाथ के चक्कर में पड़ गए हो। समझ में आ रहा है? तो दैहिक दुख जो बॉडी पेन है कि बॉडी टूट गया, बॉडी में कुछ पार्ट हो गया, इससे तुम दुखी होने लगे। भाई तुम में चेतना इतनी, तुम्हारी चेतना खत्म हो गई है, तुम तो संसार में आ गए हो पूरी तरीके से। दूसरा दुख है दैविक दुख। वो कह रहे हैं लक के चक्कर में आप गरीब हो, आपको खाना नहीं मिला। अबे तुम मूर्ख आदमी, तुम्हें खाने की जरूरत क्या है भाई? कहां तुम इस दुनिया में तुम आके फंस गए हो पूरी तरीके से। तीसरा प्राकृतिक दुख, भूकंप आ गया, अरे रहने दो, आने दो भूकंप, ये शरीर है, वो प्रकृति की देन है, प्रकृति में मिल गया, चेतना तो फिर भी जिंदा रहेगी ना मेरे दोस्त। तो ये कहेंगे तीनों तरह के दुख आपको मिल रहे हैं। समझ में आ रहा है आपको? अब आपको कभी भी जो है बहुत दिक्कत होगी जब तक प्रकृति पुरुष से अब अलग नहीं होगा। इनफैक्ट मुझे गलत बोल दिया मैंने, जब तक आपका पुरुष चेतना, आपकी आत्मा वो प्रकृति से अलग नहीं होगी, तब तक आपको कैवल्य ज्ञान की प्राप्ति नहीं हो सकती, कैवल्य की प्राप्ति नहीं हो सकती। कैवल्य मतलब मोक्ष की प्राप्ति नहीं हो सकती। अब बोला कि कपिल मुनि ने बोला कि भैया, लोगों ने पूछा कि भैया बताइए कब हमारा पुरुष प्रकृति से कैसे दूर होगा। कपिल मुनि से पूछा कि भैया बताइए पुरुष प्रकृति कैसे दूर होगा, मुझे तो बड़ी दिक्कत होने लग गई, अब मैं तो दुख में फंस गया हूं। तो कपिल मुनि कहते हैं कि भैया देखो, जिस ऑर्डर में आए हो उसी रिवर्स ऑर्डर में जाओ। जैसे इंजीनियरिंग में होता है ना कि तुम अगर ऊपर से प्रूफ नहीं कर पाते तो उल्टे से प्रूफ करो। क्या देखो, जिस ऑर्डर में तुम आए हो उसी के उल्टे से तुम्हें जाना पड़ेगा। कह रहा सबसे पहले आपको अपनी तन्मंत्राएं मारनी होगी, ये तो डिसिप्लिन से आ जाएगा। जैसे ऐसा कोई भी वर्ड आपको अगर कोई बोल रहा है और जिससे आपको गुस्सा आ रहा है, यानी कि आपके जीवन में संसार है, आपको कोई कल के डेट में कितना भी गाली दे, आपको गुस्सा नहीं आना चाहिए। समझ में आ गया? पहला तो चीज, इससे क्या होगा कि वर्ड और ईयर वो अलग हो जाएगा, यानी ज्ञानेंद्रियाएं तन्मंत्राओं से दूर हो जाएंगी। आपको अगर कोई भी टेस्ट आपको लोभान्वित ना कर पाए, आप अगर खाना चाहो तो खाओ, ना खाना चाहो ना खाओ, तो टंग, यानी कि टंग इज ज्ञानेंद्रिया और टेस्ट इज तन्मंत्रा, तो ये दोनों अलग हो जाएंगी। स्किन हॉटनेस और कोल्डनेस आपको कोई फर्क ना पड़े। आई कोई सुंदर लड़की आपके बगल से गुजर जाए, कोई सुंदर लड़का आपके घर से बगल से गुजर जाए, आपको कोई फर्क ना पड़े। समझ में आ रहा है आपको? नोज, कोई दुर्गंध और सुगंध आपको अपने जगह से ना हिला पाए। इसका मतलब क्या हुआ कि तन मंत्राएं जो है वो बेसिकली ज्ञानेंद्रियों से अलग हो रही हैं। समझ में आ गया आपको? ये तो डिसिप्लिन में आ जाएगा। अब आता है कि 11 इंद्रियां हैं। अगर ज्ञानेंद्रियां आपको फर्क नहीं कर रहा है, मतलब आपको नोज जो है वो कट जाए, गल जाए, हमें कोई फर्क नहीं पड़ता। कान में सुनना बहरा बंद होना, सुनना बंद कर दूं मैं, मतलब मुझे सुनाई देना बंद हो गया, मैं बहरा हो गया, तब भी मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। स्किन जल जाए, भुलट जाए, हमको कोई फर्क नहीं पड़ता। आइस, आंखें देखना बंद कर दे तो भी मुझे कोई फर्क ना पड़े, मुझे ज्ञानेंद्रियों से कोई लेना देना नहीं है। मेरे हाथ टूट जाए तो भी मुझे कोई फर्क ना पड़े, मेरे मुंह टूट जाए, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा, टेस्ट वेस्ट ना आने लगने पर मैं अनपर्टर्ब्ड रह जाऊं, इसका मतलब मैंने अपनी ज्ञानेंद्रियों पे विजय पा लिया, अपनी कर्मेंद्रियों पे विजय पा लिया।
जब ज्ञानेंद्रियों और कर्मेंद्रियों पे विजय पा लिया तो मेरा मन कभी भटकेगा ही नहीं। इसका मतलब मैंने 11 इंद्रियों पे जीत प्राप्त कर ली। अब ये दोनों तो आसान है, ये तो आप अपने जीवन में अगर आप डिसिप्लिन मेंटेन कर लोगे तो हो जाएगा। सबसे बड़ी बात है कि अहंकार को कैसे खत्म करूं, मैं प्रकाश दत्त हूं, ये बात कैसे खत्म कर लूं। अगर मैंने प्रकाश दत्त का एग्जिस्टेंस खत्म कर लिया कि भैया मैं तो इंसान हूं, बस मेरा एग्जिस्टेंस यही है, मुझे बाकी चीजों से कोई मतलब नहीं, मैं हूं या नहीं हूं इससे मुझे कोई लेना देना नहीं है, मेरा काम जन कल्याण है, मैं उसी से मतलब रखता हूं, तो मेरे अंदर का अहंकार भी मिट जाएगा। अब रह जाएगा केवल बुद्धि। अब ये मोस्ट डिफिकल्ट काम है कि भैया मेरे पास बुद्धि है, मैं इसको कैसे भूल जाऊं। अब सामने गड्ढा रहेगा तो मैं कैसे नहीं मानूंगा कि ये गड्ढा है, मैं ना जाऊं उसमें। समझ में आ रहा है? इस टाइप की बुद्धि विवेचना भी खत्म अगर आपने कर लिया अपनी, तो इसका मतलब कि प्रकृति को यह समझ में आ जाएगा कि पुरुष मुझसे अलग हो चुका है। और जब पुरुष आपके प्रकृति से अलग हो जाएगा, इसका मतलब मुक्ति की प्राप्ति हो जाएगी। दिस इज द स्टेज ऑफ ओमनिशियंस एंड मोक्षा। समझ में आ रहा है? इसका मतलब आप जन्म और मरण से दूर हो जाओगे। दिस इज ऑल अबाउट सांख्य फिलॉसफी। क्लियर है सर? क्लियर है सर? सर जी? यस सर। Yes, sir. Yes, sir. समझ में आया? यस। अब देखो मैंने क्या कहा था शुरुआत में, योग कहा था ना, योग इज अ कॉम्प्लीमेंट्री, कहा था कि नहीं सर? यस सर। कहा था ना? Yes, sir. अब कहते Yes, हैं योग के वाले कहते हैं कि ऐसा है, ये इतना आसान नहीं है। प्रकृति को पुरुष को प्रकृति से अलग करना इतना आसान नहीं है। मैं आपने कह दिया 5 तन्मात्राएं हटा दो ज्ञान के मर्ग रास्ते से, 11 इंद्रियों पे जीत पा लिया आपने, फिर अहंकार हटा दिया, बुद्धि हटा दिया, आपने बोल तो दिया भाई। वो क्या बोलते हैं, पतंजलि जी कहते हैं कि भाई कपिल मुनि कह के तो चले गए हैं, कपिल मुनि ने रास्ता तो दिखा दिया है, पाथ तो दिखा, मतलब कि ज्ञान तो दे दिया है कि पुरुष को प्रकृति से अलग करना पड़ेगा। मेरी बात को ध्यान सुनिए सर, योग क्या है, क्यों इसे कॉम्प्लीमेंट्री बोलते हैं। कपिल मुनि ने ये तो कह दिया कि पुरुष जो है वो पुरुष को प्रकृति से अलग कर लो तो मोक्ष मिल जाएगा। इसके लिए उन्होंने कहा कि 5 तन्मात्राओं को पहले विजय पाओ, तन्मात्राओं से विजय पाओ, फिर उसके बाद उन्होंने बोल दिया कि 11 इंद्रियों पे विजय पाओ, फिर इसके बाद उन्होंने बोल दिया कि भैया अहंकार खत्म कर लो, फिर उन्होंने कहा बुद्धि खत्म कर लो। अब ये कह दिया और हम खत्म कर लेंगे, इतना आसान है क्या, हलवा है क्या कि आपने एक तो आप फंस गए हो पूरी तरीके से प्रकृति में और इस पूरी ब्यूटी को खत्म करके आप इंसान सोचो ना सर। सर ये बहुत सिंपल फिलॉसफी है। आपके अंदर 2 चीजें हैं, एक आपका बॉडी है, इंसान सोचो, इंसान एक तो बॉडी है, एक आत्मा है। बॉडी जो बना है वो रजो सतो और तमोगुण से बना है, तो प्रकृति है ना, ये बॉडी प्रकृति है कि नहीं? यस। प्रकृति है ना, तुम इफेक्ट हो ना, तुम प्रकृति दिख रहे हो ना तुम, और तुम्हारा आत्मा चेतना है, पुरुष है। अब पुरुष बदलता रह सकता है, एक कुत्ते की पुरुष चेतना अलग है, उसका पुरुष अलग है, बिल्ली का अलग है, इंसान का अलग है, हमारा अलग है, तुम्हारा अलग है, तभी तो हर तरह के इंसान बन रहे हैं। अब बात समझ लो मैं क्या बता रहा हूं। तो पुरुष जो है जब इस बॉडी में आया तब इंसान का जन्म हुआ, तभी हुआ ना। अगर पुरुष नहीं रहेगा तो इंसान तो मरा हुआ रहेगा, उसको क्या मतलब है, ये तो अस्थि पंजर प्रकृति है। जैसे ही इस बॉडी को पुरुष मिल गया, आत्मा मिल गया, वैसे ही एग्जिस्टेंस में आ गया। अब जैसे ही ये एग्जिस्टेंस में आया उसका हाथ, आप बच्चे का डेवलपमेंट देखिए सर, बच्चे में सबसे पहले बुद्धि आता है, फिर उसके बाद उसमें अहम आता है, बच्चा में इगोइज्म बहुत होता है, फिर उसके बाद उसको अपने ज्ञानेंद्रियां हाथ के टच करना सीखता है वो, उसके बाद अपने पैर हाथ को चलाना सीखता है वो, धीमे धीमे सुगंध और टेस्ट डेवलप करता है वो, और धीमे धीमे और टेस्ट डेवलप होते होते फंस जाता है। इसका मतलब बच्चा जितना बड़ा हो रहा है वो इस प्रकृति में और फंसता जा रहा है। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? इट इज सो प्रैक्टिकल फिलॉसफी।
बच्चा धीमे धीमे जितना बड़ा हो रहा है वो इस प्रकृति में फंस रहा है। जितनी ज्यादा उसकी उम्र होती चली जाएगी वो उस प्रकृति में और फंसता जाएगा, उसके ऊपर शरीर का मुंह बढ़ता चला जाएगा और धीमे धीमे उसकी चेतना जो है उस शरीर को ही अपना निवास स्थान समझने लगेगी। बोलो समझ में आया कि नहीं? बोले समझने लगे कि नहीं? फिर वो आदमी चाहेगा कि मैं कभी ना मरूं, उसको मर का डर लगेगा, मृत्यु का भय रहेगा। गलत बोल रहा हूं क्या? मृत्यु का भय है तभी तो तुम देख देख के रोड पार करते हो। बिल्डिंग में चढ़ने से पहले सोचते हो फिसल जाऊंगा तो मैं चोट लग जाएगा, मैं गिर जाऊंगा। अरे काय का डर? जब तुम चेतना हो तो तुम प्रकृति का डर कर रहे हो जी। तुम चेतना हो, तुम प्रकृति से तो तुम प्रकृति में फंस गए हो बुरी तरीके से। जितना ज्यादा तुम अपने लाइफ के लिए फेयर करो उतना ज्यादा तुम प्रकृति में फंसे हुए हो। तुम चेतना हो जी, तुमको किसी का गुलाम नहीं बनना है, तुमको प्रकृति ने गुलाम बना दिया है। कपिल मुनि यही कहते हैं कि तुम इस गुलामी से निकलो भाई, तुम चेतना हो। क्या तुम गुलामी झेल रहे हो? तभी तो बोलते हैं कि क्या पुरुष और प्रकृति मिल गए, इसलिए तो क्रिएशन हुआ पड़ा है, इसलिए इतना दुख है तुम्हारा। निकलो चेतना, बाहर निकलो। क्या संसारिक माया मोह पाते हुए हो? इसी चेतना का आभास होना केवल ज्ञान और मोक्ष है। कपिल मुनि कहते आभास करिए, आप चेतना है, नॉलेज होगा तभी यह चीज आभास कर पाइएगा। तो इसी बात को योग कहते हैं कि कपिल मुनि कहे तो चले गए कि प्रकृति पुरुष से अलग हो जाएगा, पुरुष प्रकृति से अलग हो जाएगा। इतना आसान थोड़ी ना है। उसके लिए आपको योग करना पड़ेगा। आप बात समझ रहे हैं? उसके लिए आपको योग करना पड़ेगा, उसके लिए आपको आसन प्राणायाम करना पड़ेगा, तब जाकर आपका प्रकृति पुरुष से अलग होगा। तो प्रकृति पुरुष को अलग करने का रास्ता बताने के लिए योग आया है। इसलिए सांख्या इज अ फिलॉसफी, योगा इज अ प्रैक्टिकल वर्जन ऑफ द सांख्या, इज अ इलस्ट्रेशन ऑफ द सांख्या। इसीलिए योगा डिसिप्लिन है और सांख्या फिलॉसफी है। आर यू गेटिंग माई पॉइंट व्हाट आई एम ट्राइंग टू से? सांख्य को व्यवहारिक जीवन में लाने के लिए ही योग आया है सर, इसलिए सांख्य योग एक साथ कहा जाता है। आप बात समझ रहे हैं मैं क्या बता रहा हूं सर? सर सर यस सर। समझ में आया? तो उन्होंने आपको बोला है, फिर योग क्या बोलते हैं कि देखो भैया, हम अगर तुम्हें 8 चीज अष्ट मार्ग कर दोगे, अष्टांगिका मार्ग, गौतम बुद्धा अष्टांगिका मार्ग कर दोगे, समझ रहे हो बात को? तो तुमको तुम्हारा पुरुष तुम्हारे प्रकृति से अलग हो जाएगा। यही सेम अष्टांगिका मार्ग वाज गिवन बाय गौतम बुद्धा, सेम अष्टांगिका मार्ग। इसी का वर्ड बस गेम ऑफ वर्ड जो है चेंज कर दिया। इसीलिए वो भी बोलते हैं कि तुमको निर्वाणा की प्राप्ति करनी है, अष्टांगिका मार्ग फॉलो कर। ये बेसिकली योग की फिलॉसफी है। सेम थ्योरी जो है इट वाज गिवन बाय द महावीर आल्सो। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? तो पतंजलि बोलते हैं यम नियम, आसन प्राणायाम, प्रत्याहार, धरना, ध्यान, समाधि, ये 8 गुण बोलते हैं कि ये 8 चीज आपको करना पड़ेगा। सबसे पहले बोलते हैं यम। यम पहला चीज क्या बोलते हैं? यम। यम का मतलब क्या होता है? यम का मतलब होता है, कहता है एक योगी को सबसे पहले सेल्फ डिसिप्लिन चाहिए लाइफ में। और ये सेल्फ डिसिप्लिन तभी आएगा जब उसके अंदर मोरल कंडक्ट आएगा। समझ में आ रहा है? उसको क्या आएगा? मोरल कंडक्ट। वो कहते हैं उससे 5 चीजें फॉलो करनी पड़ेंगी तभी यम जो होगा उसके अंदर आएगा। कहते देखो किसी भी योगी को पहले क्या सोचना पड़ेगा? पहले उसका दिमाग जो है, अगर किसी को प्रकृति को पुरुष से अलग करना है या पुरुष को प्रकृति से अलग करना है, तो सबसे पहले उसे मोरल कंडक्ट देखना पड़ेगा। पहले 5 तन्मंत्राओं को मारना पड़ेगा कि नहीं? 5 तन्मंत्राओं को मारने के लिए पहले मोरल कंडक्ट चाहिए, मोरल आपका एट्रीब्यूट चाहिए। तो वो 5 मोरल एट्रीब्यूट या मोरल कंडक्ट क्या है? तो उन्होंने वही सेम जैनिज्म वाला और पंचशील ऑफ बुद्धिज्म क्या है वो, उसमें आता है नॉन वायलेंस, किसी को मारो मत,
सत्य, अस्त्रेय, अपरिग्रहा, ब्रह्मचर्य। ये 5 चीजों को उन्होंने कहा है योग ने यम। अगर ये 5 चीजें आपके अंदर आ गई तो आपके अंदर मोरल कंडक्ट आ जाएगा। आप सोचो किसी को मारोगे नहीं, सच बोलोगे, चोरी नहीं करोगे, कोई पॉजेशन नहीं होगा आपके पास, आप 5 इंद्रियों पे विजय पा लिया है, जितेंद्रिय हो गए हैं। समझ रहे हो बात को? जब 5 इंद्रिय पे विजय पा लिया है तो तन्मंत्राएं आपको क्या बिगड़ लेंगी भैया? जब 5 इंद्रिय पे विजय पा लिए हो तो सुगंध तुम्हारा क्या बिगाड़ लेगा? सुंदर रूप तुम्हारा क्या बिगाड़ लेगा? ठंडा गरम क्या बिगाड़ लेगा तुमको? टेस्टी खाना क्या बिगाड़ लेगा? तुम तो जितेंद्रिय बन गए हो सर। तो तन्मंत्राएं गई, और तन्मंत्राओं को जाने के लिए स्टेबिलिटी के लिए आए आपके अंदर। तो यम ने सबसे पहले आपको इंसान बना दिया, संसारिक मोह से आपको थोड़ा दूर कर दिया। यही कहा जाता है कि आप अगर अच्छा कंडक्ट करेंगे तो संसारिक माया मोह से दूर होने लग जाएंगे। आर यू गेटिंग माई पॉइंट व्हाट आई एम ट्राइंग टू से सर? यस सर। समझ रहे हो बात को? तो यम ने आपको तन्मंत्राओं से दूर कर दिया। देखिए सर कैसे, कितना प्रैक्टिकल वर्जन है। फिर उसके बाद वो क्या बोलते हैं? नियम करिए। दूसरा इन्होंने बोला है नियम। नियम का मतलब होता है कि आंतरिक स्वच्छता, आंतरिक स्वच्छता और बाह्य स्वच्छता। मतलब ज्यादातर लोग सोचते हैं ना कि अपने बाहर की सफाई कर लो तो अंदर की सफाई हो जाएगी। क्या बकलोल है यार? कह रहे बाहर का गंदा जो तुम साफ कर रहे हो, कुछ लोग सोचते हैं कि हम अपने घर की सब गंदगी को एक जगह बटोर रहे, बगल वाले को रख दें। अरे सर उड़ के आप ही घर में आएगा। तो आंतरिक और बाह्य स्वच्छता दोनों का होना बहुत जरूरी है। जब आंतरिक और बाह्य स्वच्छता आ जाएगी आपके अंदर तो आपका मन स्थिर हो जाएगा। ठीक है? और किसी योगी को का मन स्थिर होना बहुत जरूरी है। तो उभयेंद्रियां भी आपके कंट्रोल में आ गई, कर्मेंद्रियां उभयेंद्रियां भी आपके कंट्रोल में आ गई। तीसरा, जब ये आ गया, समझ में आ रहा आपको? तो उसके बाद आएगा प्राणायाम। प्राणायाम, प्राणायाम मतलब होता है प्राण और आयाम। आपका प्राण देने वाली सांस है। अगर आयाम मतलब होता है कंट्रोल करना। अगर ब्रीथ कंट्रोल करते हो, इसका मतलब मेडिटेशन करते हो, तो आपका चित्त स्थिर हो जाएगा। चित्त स्थिर और मेडिटेशन करने के लिए बहुत जरूरी है कि आप यम और नियम दोनों फॉलो करें हो। यम और नियम फॉलो नहीं होगा, आप प्राणायाम कर ही नहीं पाएंगे। समझ लो बात को? तो ये बहुत जरूरी है कि यम और नियम दोनों फॉलो हो, तब जाकर आपका चित्त स्थिर होगा। और प्राणायाम करना है तो आपके लिए आसन होना बहुत जरूरी है। अब ये जो आप सूर्य नमस्कार, कुक्कुट आसन, भृगु आसन, ये आसन, अरे भैया इस आसन में कहां से कंसंट्रेशन बनेगा? दिस इज नॉट योगा गिवन बाय द पतंजलि। इट इज नोन एज हठी योगा। हठी योगा अलग चीज है। पतंजलि का योगा एकदम सिंपल मेडिटेशन वाला है, जिसे वन कैन कॉन्सेंट्रेट। पता नहीं कैसे लोग पतंजलि योगा है। पतंजलि योगा इज डिफरेंट थिंग सर। आसन से क्या होगा? यू विल बी एबल टू कॉन्सेंट्रेट वेल, यू विल बी एबल टू डू योर प्राणायाम। समझ में आ गया? जब आप यम, नियम, प्राणायाम, आसन ये सब फॉलो कर लेंगे तो फिर आपका जो है प्रत्याहार आ जाएगा आपके अंदर। प्रत्याहार, प्रत्याहार का मतलब होता है मन लगना, लगन लगना। जब लोगों में प्राणायाम, मन, चित्त सब स्थिर हो गया, यम नियम हो गया, तो फिर वो जिस चीज पे ध्यान लगा दे वही उसका हो जाए। अगर उसे लगता है कि उसकी जिंदगी जो है उस सत्य की खोज करनी है तो सत्य की खोज में ही लगा रह जाएगा। अगर उसकी जिंदगी जो है वो किसी चीज के अध्ययन करने में तो उसी में लग जाएगा। अध्यात्म में तो अध्यात्म में ही लग जाएगा। प्रत्याहार हो गया, उसका मन टंग गया। समझ में आ गया आपको? और फिर ऐसा आदमी जो होगा वो पूरी तरीके से जो है उसके अंदर धर्म, ध्यान,
सारा कॉन्सेंट्रेट हो जाएगा, ऐसे वो दिन दुनिया से अलग हो जाएगा। अब उसकी बुद्धि उसके कंट्रोल में आ गई है। जब उसकी बुद्धि कंट्रोल में आ गई है तो बाद में वो सेल्फ एनिलेट करके वो समाधि ले लेगा। उसका मतलब उसने बुद्धि को भी अलग कर लिया और इस तरीके से उसने पुरुष और प्रकृति दोनों को अलग कर दिया। समझ में आ गया आपको? इसलिए कहते हैं कि योगा इज अ प्रैक्टिकल फिलॉसफी ऑफ द पुरुषा, प्रैक्टिकल वर्जन ऑफ द पुरुषा। पुरुष सांख्य, सांख्य में सांख्य को केवल ज्ञान की तरह से प्राप्त नहीं कर सकते आप, उसके लिए प्रैक्टिकल वर्जन जो है, सांख्य में जो पुरुष प्रकृति को अलग करने की बात की गई उसके लिए प्रैक्टिकल एस्पेक्ट योग है। आई होप आप मेरी बात समझ गए होंगे।